हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडिशा ड्रग इंस्पेक्टर का जो क्वेश्चन पेपर 2012 में हुआ था उसके इनिशियल 25 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपके उस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस थे जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, द कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द ड्रग इंडस्ट्री एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग like licensing, price control, import, role of the foreign sector, quality control was headed by। यहां पे सिंपली आ रही है कि गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी कमेटी बनाई थी जिसमें लाइसेंसिंग को कंट्रोल किया गया, प्राइस कंट्रोल किया गया, इंपोर्ट, रोल ऑफ द फॉरेन सेक्टर्स को, या सारी चीजों को मैनेज किया गया। ये कमेटी अलग अलग कमेटीज हैं, मुडलेयर कमेटी, भाटिया कमेटी, हाथी कमेटी, बोर कमेटी। ये वो नाम है जो उस कमेटी के चेयरमैन थे, उनके बेसिस पे ये नाम दिया गया। अब अगर बात किया जाए ड्रग प्राइस कंट्रोल, लाइसेंसिंग, इन सारे सेक्शन को हमारे किस कमेटी के अंतर्गत मेजर किया गया या इनको हेडेड किया गया, वो थी हमारी क्या, हाथी कमेटी। जी हाँ, हाथी कमेटी, जिसके हमारे चेयरमैन थे जयसुख लाल हाथी सर, उसके अंडर में ये कमेटी बनाई गई और उसमें इन सारी चीजों को मेजर किया गया। तो अगर मुडलेयर कमेटी की बात किया जाए, मुडलेयर कमेटी हमारी 1959 में फॉर्म की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडलेयर, एंड कमेटी वाज आल्सो नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। बोर कमेटी के बारे में बात किया जाए तो सर जोसेफ बोर सर इसके चेयरमैन थे। 1943 में यह कमेटी हमारी अपॉइंट बनाई गई। इसको हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं। तो प्लानिंग कमेटी मुडलेयर कमेटी में है एंड डेवलपमेंट कमेटी की बात किया जाता है तो बोर कमेटी। हाथी कमेटी 1974 में अंडर द जयसुख लाल हाथी सर चेयरमैनशिप के अंडर में बनाया गया एंड इसका मेजर कंसर्न क्या था, फॉर द रेंजिंग ऑफ द प्राइसिंग ऑफ द ड्रग, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट, लाइसेंसिंग, रोल ऑफ द फॉरेन सेक्टर एंड क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो डीईसी के नाम से बोली जाती है, जिसके चेयरमैन कौन थे, हमारे रामनाथ चोपड़ा सर थे। उनको ड्रग इंक्वायरी कमेटी के हेड बनाया गया और ये कमेटी बनाई गई 1930 में। नेक्स्ट हमारी मुखर्जी कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, श्री बी मुखर्जी सर थे और इसको यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के अंतर्गत बनाया गया और इसका मेजर कंसर्न क्या था कि जो भी हमारे इन्फेक्शियस डिजीज हैं या हम बोले कि जो वायरल या बैक्टीरियल ओरिजिनेटेड हैं, उनके लिए ये बनाई गई 1996 में। तो आंसर आपका क्या हुआ, हाथी कमेटी से हमारा लाइसेंस, प्राइसिंग कंट्रोल, इंपोर्ट, फॉरेन सेक्टर, ये सारी चीजों को हेड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पॉइजन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। पॉइजन एक्ट सबसे प्यारा, सबसे सुनहरा और सबसे हमारा इनिशियल एक्ट में से एक है जो 1919 में, जी हाँ 1919 में ये एक्ट हमारा इंट्रोड्यूस किया गया 1919 में। एंड अलग अलग एक्ट है, सबका अलग अलग ईयर है। जैसे अगर बात किया जाए डिजाइन एक्ट 1911 में, एआईसीटी एक्ट 1987 में, फार्मेसी एक्ट 1948 में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, ड्रग इंडस्ट्री एक्ट 1950 में 2 में, फैक्ट्री एक्ट 1948 में, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में, जितने भी हमारे अलग अलग मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में, अलग अलग एक्ट के ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को जरूर एक बार लिख लीजिए। और भी एक्ट हैं उनको मैं दिखाऊंगा इस सीरीज में और उनको भी आप जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 में जो फार्मेसी एक्ट बनाने का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला, टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया, टू मेक अ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए एक कमेटी मतलब एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होनी चाहिए, कॉमन सिलेबस होना चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी यहां पे आनी चाहिए। ये सारी चीजें यहां से की गई। तो चलिए आइए देखते हैं, restoration of pharmacy profession
in its due place in health survey, raising the status of pharmacy profession, to regulate the pharmacy practice of pharmacy, to have common syllabus of pharmacy throughout India. नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है. अगर बात किया जाए टू हैव कॉमन सिलेबस ऑफ फार्मेसी थ्रू आउट इंडिया, ये इनिशियली नहीं था. इनिशियली हमारे मेजर इसके ऑब्जेक्टिव की बात किया जाता है, रेजिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन, टू इंश्योर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. यहाँ पे एक कोर्स होना चाहिए, वो कोर्स जो इंस्टीट्यूशंस रन करें वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होने चाहिए, और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लाइसेंसिंग की बात किया जाए, प्लस रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट की बात किया जाए. ये सारी चीजें हमारे इसके मेजर ऑब्जेक्टिव में आते हैं अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, सॉरी इट्स नॉट फाइंड, इट्स फाइन. Fine for false claim to be a registered pharmacist on first conviction. Means अगर कोई पर्सन फाल्सली क्लेम करता है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, अगर ये गलती करता है और पहली बार ये गलती होती है तो उसको फर्स्ट कन्विक्शन बोला जाता है. लेकिन अगर उसके बाद दोबारा वो गलती करता है तो वो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में आता है. तो अगर पहली बार कोई पर्सन ऐसी गलती कर रहा है तो वो ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए पेनाल्टी है. और यहां पे जो पेनाल्टी रखी गई इनिशियली फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन, दैट इज 500 रुपीज, एंड अगर उसके बाद भी वो गलती करता है तब वहां पे 1000 रुपीज का फाइन प्लस वहां पे इंप्रिजनमेंट भी 6 मंथ का हो सकता है. तो ये हमारी पेनाल्टी है. तो फर्स्ट कन्विक्शन फाल्सली क्लेम पे 500, सब्सिक्वेंटली वो हमारा 1000 प्लस 6 मंथ का इंप्रिजनमेंट आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The main objective of Drug and Cosmetic Act 1940 and subsequent amendments is to regulate the import, manufacturing, distribution and sale of drug and cosmetics of allopathy and the following categories except. तो जब हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हैं वहां पे हमने क्या देखा है, दो चीजें मेजर हमारी आती हैं. एक हमारा क्या होता है, ASU सिस्टम कहलाता है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम आता है, और दूसरा हमारा एलोपैथी सिस्टम आता है. यहां पे अगर बात किया जाए होम्योपैथी सिस्टम हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मेनली कंसीडर नहीं किया जाता है. आपसे एक्सेप्ट पूछा गया तो आयुर्वेदा इंक्लूड है, सिद्धा इंक्लूडेड है, यूनानी तिब्बत इंक्लूडेड है, लेकिन होम्योपैथी इंक्लूडेड नहीं है. तो एक्सेप्शन यहां पे हमारा होम्योपैथी आएगा. ये आप जरूर इसको याद रखिएगा. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में डिफरेंट हमारे चैप्टर्स हैं. टोटल यहां पे हमारे 5 चैप्टर्स में बनाए गए, 6 चैप्टर्स में बनाए गए, और जिसमें हमने बोला क्या, 5th चैप्टर हमारा कहता है क्या, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के बारे में बात होती है. करेक्ट है. तो ASU आता है, होम्योपैथी नहीं आता है, एलोपैथी तो इंक्लूडेड ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. PCI के अंतर्गत क्या नहीं आता है, डज नॉट इंक्लूडेड आ रहा है. चलिए देखते हैं. तो PCI का काम क्या है, जरा इसको देखिएगा. एजुकेशन रेगुलेशन, जी हां आता है. अप्रूवल ऑफ द फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल आएगा. इशूइंग द लाइसेंस टू द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये भी आता है. अब इसके ऑप्शन पे चलो. एजुकेशन रेगुलेशन, जी हां PCI का काम आता है एजुकेशन को रेगुलेट करना. रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, फॉरेन क्वालिफिकेशन के रिकॉग्निशन का कोई भी प्रोविजन हमारे फार्मेसी एक्ट में नहीं आता है. अप्रूवल ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस एंड विड्रॉल ऑफ अप्रूवल, इशूइंग लाइसेंस टू द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये भी आता है. तो आंसर हमारा क्या हुआ, सब आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा वो है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, क्योंकि फॉरेन क्वालिफिकेशन का कोई भी रिकॉग्निशन PCI के अंतर्गत नहीं आता है. उसके लिए अलग से एग्जाम बॉडी होती है, वो कंडक्ट करा के उसको अप्रूवल देती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
the sale of opium to the state government or manufacturing chemist is made by the central government opium factory. सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री हमारी दो लोकेशन पे लोकेटेड है. वन इज गाजीपुर इनटू द यूपी एंड सेकंड वन इज द नीमच इनटू द एमपी. दो हमारी लेबोरेटरीज हमारी स्टेब्लिश की गई हैं जिनको हम ओपियम फैक्ट्री के नाम से बोलते हैं. ऑप्शन पे चलते हैं. गाजियाबाद में हमारा फार्माकोपियल लेबोरेटरी है. यहाँ पे ओपियम लेबोरेटरी नहीं, गाजीपुर में है. बिल्कुल है, गोरखपुर गोवा सब जी वाले हैं, लेकिन आपको आंसर क्या देना है? गाजीपुर इज द करेक्ट आंसर. गाजीपुर हमारा एक ऐसा लोकेशन है जो हमारा इसके अंतर्गत आता है जहां पे ओपियम फैक्ट्री लोकेटेड है, ओपियम लेबोरेटरी लोकेटेड है. ऐसे बहुत सारे हमारे अलग अलग लेबोरेटरीज हैं जो हमारी सेंट्रल या स्टेट लेबोरेटरीज में आती हैं, जैसे CDRI, CRI, IVRI, CDL, नेक्स्ट हमारा CDTL. बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं. इन टेबल्स को एक बार आप स्क्रीनशॉट करिए और इसको जरूर एक बार देखिएगा, लिखिएगा जरूर अलग अलग हमारी लेबोरेटरीज कौन सी किस लोकेशन पे लोकेटेड है. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड. देखिए फार्मेसी एक्ट हमारा कब आ गया? 1948 में, 4 मार्च 1948 को ये हमारा लागू भी कर दिया गया, कम इनटू द फोर्स भी हो गया. लेकिन जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वो एक साल के बाद बना. इन द ईयर ऑफ द 1949 में हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट किया गया और ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द 5 इयर्स होता है. हर 5 साल में इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है. दैट इज द PCI के बारे में बात होती है. अब इसके हमारे अलग अलग, जैसे अभी रिसेंटली बात किया जाए, रिसेंटली जो PCI के हमारे प्रेसिडेंट हैं, कौन है? डॉक्टर मोंटू पटेल सर हैं. अगर बात किया जाए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो इस समय करेंटली कौन है? हमारे प्रमोद येवले सर. डॉक्टर प्रमोद येवले सर इस समय क्या है? वाइस प्रेसिडेंट हैं. और अगर सेक्रेटरी की बात किया जाए तो PCI के सेक्रेटरी इस समय कौन है? डॉक्टर अर्चना मुदगल मैम इस समय इसके वाइस सेक्रेटरी हैं. तो इनके भी थोड़े से जानकारी रखिएगा जरूर आप लोग. चलिए, all products of parental use are listed under the following schedules. हमारे जो शेड्यूल्स ऑफ द रूल्स हैं, टोटल 26 शेड्यूल्स ऑफ द रूल्स हमारे आते हैं, ABCD करके डिफरेंट आपने पढ़े होंगे शायद. उनमें से बात किया जा रहा है कि पेरेंटल यूज हमारे होते हैं ना, ऑल द बायोलॉजिकली प्रोडक्ट एंड द स्पेशल प्रोविजंस प्रोडक्ट हमारे किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? शेड्यूल C में. और शेड्यूल C इज फॉर द पेरेंटल व्हाइल शेड्यूल C1 इज फॉर द नॉन पेरेंटल सीरा वैक्सीन. ये हमारे आते हैं, वो शेड्यूल C में आते हैं. तो जितने भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्टेबल हैं, पेरेंटल हैं, वो सब हमारे शेड्यूल C के अंतर्गत आते हैं. ये बेसिक चीजें हैं, आपने शेड्यूल्स पढ़े होंगे. A फॉर एप्लीकेशन, B फॉर हमारे जितने भी फीस, हमारे जितने भी लेबोरेटरीज की फीस है, C में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, C1 में हमारे यहां भी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट बट नॉन पेरेंटल. D की बात करते हैं तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ द इंपोर्ट, वो हमारे आते हैं. E फॉर हमारे पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं फ्रॉम द आयुर्वेद, यहाँ पे हमारे आते हैं. तो ये थोड़ा सा शेड्यूल जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज है, जरूर इससे क्वेश्चन बनते हैं. द टोटल नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर्स आर. स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर की बात करते हैं हमारे. देखिए पहले क्या होता है? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल होता है जिसको PCI बोलते हैं. नेक्स्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आता है. नेक्स्ट ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आता है. और सब में हमारे 3 टाइप्स के मेंबर होते हैं: इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो. 3 टाइप्स के मेंबर होते हैं. अब आपसे बात किया जा रहा है टोटल कितने हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में. इलेक्टेड में हमारे 2 टाइप्स के आ जाते हैं, जहां पे हम बात करते हैं 6 and 1. 6 and 1 means 6 elected by the state pharmacy council. वहां पे हमारे टीचर्स होने चाहिए. 1 फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इलेक्ट होके आते हैं. नॉमिनेटेड में टोटल हमारे 5 आउट ऑफ विच 3 शुड बी द टीचर्स. एक्स ऑफिशियो में हमारे 3 मेंबर्स आते हैं. सो टोटल 15 मेंबर्स हमारे यहां पे आते हैं अंडर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल. एक बार जरा देखिएगा. 6 registered pharmacists elected from amongst them. 1 member elected by themselves of the medical council of state. 5 members of whom 3 should at least possess a degree or diploma from the state government. Ex officio में 3 chief administrative medical officer of the state, officer in charge of the drug and cosmetic act and government analyst under the drug and cosmetic act. ये हमारे डिफरेंट मेंबर हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के
इनके टोटल 15 हमारे काउंटिंग में आएंगे। नेक्स्ट, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज आउट इन। अब जब हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बन गया था, फार्मेसी एक्ट बन गया था, तब नीड हुआ कि एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए जिसको हम फार्माकोपिया के नाम से बोलेंगे। इंडियन फार्माकोपिया हमारी पहली एडिशन 1955 में आई थी, जो सिंगल वॉल्यूम की थी, ये भी याद रखिएगा। फिर लगातार 1955 के बाद 1966 में हमारी आई, देन 1986 में हमारी आई, 1985 में हमारी आई, देन 1996 में आई, देन 2011 में 2007, देन 2011, देन 14, देन 18, रिसेंटली हमारी 2020 एंड 22 की भी आ चुकी हैं। तो अलग अलग एडिशन इनके आए। जरा एक बार यहाँ पे देखिएगा आंसर 1955। अगर टोटल एडिशन के बारे में बात करेंगे तो हमारा पहला एडिशन आया 1955, देन 66, देन 85, देन 1996, देन 2007, 10, 14, 18, 22, ये हमारी टोटल वॉल्यूम्स यहाँ पे आ चुकी हैं। रिसेंट हमारी जो है 9th एडिशन 2022 में आई एंड दिस इज हैव द 4 वॉल्यूम्स। अगर आप बात किया जाए 1996 में 2 वॉल्यूम थी, उसके पहले सिंगल वॉल्यूम थी। नेक्स्ट हमारा 2007 की बात किया जाएगा तो 3 वॉल्यूम्स हो गई थी और अभी 4 वॉल्यूम्स, और जो 4 वॉल्यूम्स का कलर है वो आपको ऑरेंज कलर का इस समय कलर आ रहा है। ये कलर भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहां पे बात किस चीज की हो रही है, एप्लीकेशन। हमेशा 2 टाइप से हम फॉर्म को डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा कहलाता है एप्लीकेशन और दूसरा फॉर्म नंबर पूछा जाता है लाइसेंस इशूइंग फॉर्म नंबर। यहां पे एप्लीकेशन की बात हो रही है कि आप लाइसेंस लेने जा रहे हो, तो जो एप्लीकेशन फिल करोगे वो कौन सा एप्लीकेशन फिल करोगे, फॉर द आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 24D हमारा एप्लीकेशन होता है एंड 25D में हमको लाइसेंस मिलता है। तो जरा इसको एक बार फॉर्म नंबर देखिए, 24D फॉर द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, 25D फॉर इश्यू ऑफ लाइसेंस टू द मैन्युफैक्चरिंग अंडर द आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। हाँ, लोन लाइसेंस की बात आ जाए तो 24E इसका आता है लोन लाइसेंस के एप्लीकेशन में एंड 25E हमारा आता है किसमें, लोन लाइसेंस के इश्यू ऑफ द लाइसेंस में हमारा आता है। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ड्रग्स to be taken under the medical supervision are included under the following schedules। देखिए यहां पे मैं कंफर्म करता हूं, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है। अब अगर आप बात करोगे टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन और टेकन विद द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, 2 वर्ड्स हमारे हो सकते हैं। अगर प्रिस्क्रिप्शन जुड़ता तब हमारा आंसर हो जाता शेड्यूल H, लेकिन टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन है तो आंसर क्या होगा, शेड्यूल G। ई में आपको पता है पॉइजनस सब्सटेंस आता है। के की बात करेंगे, ओके बोलते हैं, ओके फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, नॉट नीडेड एनी मच मोर लाइसेंस। तो यहां पे आंसर क्या होगा, G इज द करेक्ट आंसर। इफ द ड्रग आर टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन मींस list of substance that are required to be used only under medical supervision and which are labeled accordingly। H की बात किया जाएगा तो H में हमारी क्या आती है, list of prescription drugs which are purchased only by the prescription of the registered medical practitioner के prescription के बेसिस पे ही आप उनको रिटेल सेल से या स्टोर से परचेज कर सकते हैं, तब हमारा ये आता है शेड्यूल H आता है। नेक्स्ट, the drug price control order 1995 does not take into account one of the following in fixing the retail price। हमारा जो पहला डीपीसीओ आया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया 1995 में, देन 2013 में भी उसका अमेंडमेंट किया जा चुका है। हम यहां पे जब बात कर रहे हैं 1995 में, तो वहां पे ड्रग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया। उस फॉर्मूले में हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला में भी आपको दिखा दूंगा, MP प्लस PM प्लस PC, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, थोड़ा सा एक बार आपको याद करना पड़ेगा। मैं अभी आप बात करूं तो उसमें मटेरियल कॉस्ट MC इंक्लूडेड होता है,
कन्वर्जन कॉस्ट सीसी इंक्लूडेड होता है, पैकेजिंग मटेरियल पीएम इंक्लूड होता है, पैकेजिंग चार्ज पीसी इंक्लूड होता है, एक्साइज ड्यूटी भी कैलकुलेट किया जाता है, लोकल टैक्सेस को कैलकुलेट करने का उसके फॉर्मूले में कहीं नहीं है। तो सब होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, नॉट टेक इनटू द अकाउंट, हमारा क्या, लोकल टैक्सेस को काउंट नहीं किया जाता। यही हमारा आंसर है। एक बार फॉर्मूला देखना चाहेंगे, जरा इस फॉर्मूले को देखिए। रिटेल प्राइस कैलकुलेशन फॉर्मूला, एमसी मटेरियल कॉस्ट, सीसी कन्वर्जन कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल पीएम, पैकेजिंग चार्जेस पीसी, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस MAPE, दैट इज द मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मार्केटिंग एक्सेप्शन, हमारा एक्सपेंसेस हमारा आता है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्साइज ड्यूटी। तो सब कुछ आया, लोकल टैक्स इस कैलकुलेशन में कहीं नहीं आया। तो ये हमारा रिटेल प्राइस का कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 15th क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, न्यू ड्रग डेवलप through research are exempted from price control for a period of। देखिए अब आपको भी पता है कि अगर कोई नई ड्रग मार्केट में लॉन्च होती है तो वो कंपनी उस दवा के लिए अराउंड $1 बिलियन का एक्सपेंस करके 10 से 15 साल का टाइम एक्सपेंस करके उसमें इन्वेस्ट किया होता है। तो वहां पे उसको रिलैक्सेशन दिया जाता है कि 5 इयर्स तक आप पे जो मर्जी हो आप वो प्राइस रख सकते हो, आपका कैलकुलेशन अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में नहीं आएगा। सो वो हमारा 5 साल के लिए वहां पे उसको एग्जेम्पशन दिया गया है, 5 साल तक वो प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत नहीं आता, उसके बाद उसको प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में कैलकुलेट कर लिया जाता है। सो ये हमारा है न्यू ड्रग एग्जेम्पशंस कैन बी अवॉइड फॉर द 5 इयर्स। ये हमारी आती है पेटेंटेड ड्रग के लिए, न्यू पेटेंटेड ड्रग के लिए। Now the next question number 16 चलिए देखते हैं। As per the SOPs and Establishment Act, a person between 12 to 18 years, means यहाँ पे चाइल्ड की बात हो रही है, चिल्ड्रन की, should not be made to work more than one of the following hours per day। means एक अगर 12 से 18 साल का कोई चाइल्ड वर्कर है तो उसको पर डे 6 घंटे से ज्यादा की वर्किंग नहीं करवानी है। दिस इज द रूल्स अंडर द सॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये हमारा क्लियर है। एंड अगर इसी कैलकुलेशन को हमने रख देते हैं कि हमारा वो पर्सन डेली वर्कर कितना काम करेगा, एडल्ट 48 आवर्स 9 आवर्स इन अ डे, वेमेन 6 AM टू 7 PM के बीच में ही वर्क करेंगी सेम कंडीशंस के साथ। लेकिन अगर यंग है तो उसमें नॉर्मली हमारा कितना है 4.5 आवर्स इन अ डे, मैक्सिमम 6 आवर्स यहाँ पे है, इंक्लूडिंग ब्रेक यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। एंड 10 PM टू 6 AM के बीच में वर्क नहीं करेगा, ये इसमें कंफर्म है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फॉर्म्स यूज्ड टू सेंड अ मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर शेड्यूल डन इज। अब कोई भी अगर सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो वो सैंपल को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजा जाता है लेबोरेटरीज में टेस्टिंग करने के लिए। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या करता है, उसकी टेस्टिंग करता है और टेस्टिंग करने के बाद वहां पे क्या किया जाता है, एक वो रिपोर्ट भेजता है, एक हमारे जज को भेजा जाता है जो हमारा वहां का लोकल होता है, प्लस जिसके थ्रू आया होता है सैंपल्स, उसको एक रिपोर्ट भेजी जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो मेमोरेंडम ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट बनता है वो किस फॉर्म नंबर में होता है। आंसर है 18 एंड 18A, मेमोरेंडम फॉर द गवर्नमेंट एनालिस्ट यहाँ पे बनता है। तो 18 मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट एनालिस्ट 18 और 18A ये दोनों हमारे यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट 17 हमारा होता है टू टेक द सैंपल्स इनटेकन फ्रॉम द पर्संस हु आर सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग एनी ड्रग्स, वो हमारा 17 में आता है। लाइसेंस फॉर रिटेल ऑफ द ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X इज गिवन इन द फॉलोइंग फॉर्म। देखिए दो चीजें आपको यहां पे ध्यान देने वाली चीजें हैं। पहला तो लाइसेंस किस चीज का पूछा गया है, रिटेल के लिए है, और ड्रग शेड्यूल X के लिए केवल पूछा गया है। अगर होलसेल होता तो अलग हो जाता, रिटेल है तो अलग है। रिटेल के लिए आता है 20F, शेड्यूल X में अगर 20F हमारा है फॉर द शेड्यूल X, अगर ये होलसेल में होता फॉर द शेड्यूल X
देन वहां पे 20G फॉर्म हमारा हो जाता। अगर यहाँ पे हमारा अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X आता है तब हमारा वहां पे 20B आ जाता है। तो ये अलग अलग हमारे फॉर्म्स हैं। लाइक होलसेल रिटेल के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे हमने बोला क्या, फॉर द CC1 अदर देन CC1 के लिए हमारा जो रिटेल के लिए लाइसेंस है वो 20 और होलसेल के लिए 20B। ड्रग स्पेसिफाइड इन CC1 एक्सक्लूडिंग X देन 21 एंड 21B आता है। Then drug specified in schedule X for the retail that is the 20F, for the wholesale that is the 20G आता है other than X। मोटर व्हीकल से शेड्यूल X क्लास की ड्रग को आप सेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पे कोई ऐसा फॉर्म नंबर हमारा प्रोविजंस नहीं है। Question number 19. The effectiveness of the new drug is confirmed in one of the following phase of clinical trial. Now, क्लिनिकल ट्रायल जब ड्रग का किया जाता है तो उसमें 4 फेजेस आते हैं, 1 2 3 4। फेज 1 इज फॉर द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, जहां पे सेफ्टी कंसर्न देखा जाता है। फेज 2 दैट इज द थेरेपेटिक कंफर्मेशन फेज, जहां उसके इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है। फेज 2 हमारा थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन फेज कहलाता है। फेज 3 हमारा थेरेपेटिक कंफर्मेशन फेज कहलाता है। तो फेज 2 में हम इफिकेसी मेजर करते हैं, इफेक्टिवनेस मेजर करते हैं। फेज 3 में सेफ्टी एंड इफिकेसी दोनों मेजर करते हैं। फेज 4 हमारा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस कहलाता है। तो यहां पे इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग की बात की जा रही है, तो हमारा किस में आएगा, यहां पे फेज 2 की बात आएगी। सो यस, हमारा फेज 2 की बात आ रही है, करेक्ट। नेक्स्ट, the list of disease and ailments that a drug should not claim to cure are given in the following schedule of Pharmacy Act 1945। यहां पे हमने एक वर्ड पढ़ा होगा कि ला इलाज, यानी जे शेड्यूल में हमारी ऑल दोज डिजीज आर इंक्लूडेड विच आर इनक्यूरेबल, विच कैन नॉट बी क्योर, विच कैन नॉट बी for any drug cannot claim that they are going to treat the disease, वो हमारी शेड्यूल जे में आती है, ला इलाज में आती है। सो दैट इज द जे शेड्यूल। तो ये आपने पढ़ी होंगी। जी मेडिकल सुपरविजन, एच प्रिस्क्रिप्शन, आई है नहीं। जे की बात करेंगे तो हमारा इनक्यूरेबल, के ओके फ्रॉम द एग्जेम्पशन दैट इज द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, एम जीएमपी आता है हमारा, अलग अलग उसके पार्ट आते हैं। ये सारी चीजें आपको शेड्यूल्स अच्छे से इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि शेड्यूल से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ध्यान जरूर रखिएगा। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू द फोर्स। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज दैट इज द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट, अगर पूरे एक्ट का नाम दिया जाएगा तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट हमारा एक्ट कब आया, 1954 में ये एक्ट हमारा आया। और इसका मेजर क्या कंसर्न था कि जितने भी तंत्र मंत्र कवच तिलिस्म, इन सब से किसी भी डिजीज को ट्रीट नहीं किया जा सकता है, वो हमारे आते हैं किसमें, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में हमारे रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन containing less than the following % of self-generated alcohol are exempted from excise duty as per Medical and Toilet Preparation Excise Duty Act 1955। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट हमारा आया 1955 में। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि 2 टाइप की लेबोरेटरीज बनाई गई जिनको बोलते हैं बॉन्डेड लेबोरेटरीज एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज, जहां पे विद द पेड ऑफ द एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल को इनटेक परचेज किया जा सकता है, और विदाउट पेइंग एक्साइज ड्यूटी में हमारी लेबोरेटरीज को डिवाइड कर दिया गया। अब यहां पे एक ये क्लॉज लाया गया कि इफ एनी material or any ayurvedic preparation which self generate 2% or less than 2% alcohol, that is exempted from the excise duty calculation, so that is the 2%। आप इस चीज को मेंशन जरूर करिएगा, ये इस एक्ट की लाइन है। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन containing self generated alcohol in which the alcohol content does not exceed 2% proof spirit are deemed to be non-alcoholic and hence are exempted from the payment of the excise duty। इसको जरूर आप मेंशन करिएगा, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की बात हो रही है।
Now question number 23rd, one of the following is not a member of the IAEC. जो हमारे एनिमल एथिकल कमेटी, एनिमल यहां पे बात हो रही है, हमारा जो एनिमल एक्ट लाया गया, एनिमल एक्ट के अंतर्गत हर जगह जहां पे भी लैबोरेटरीज में एनिमल पे वर्क होगा, टेस्टिंग होगी, वहां पे एक कमेटी बनाई जाएगी, उसका नाम दिया गया इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी, और उसमें अलग अलग मेंबर्स डिजाइन किए गए कि हर क्लास के मेंबर होने चाहिए। एक वहां पे उस आईएसी का चेयरमैन, एक साइंटिस्ट इंचार्ज, दो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, एक सोशल वर्कर वहां पे होना चाहिए, और दो मेंबर मेन नॉमिनी एंड वहां पे दूसरा हमारा सोशली अवेयर पर्सन यहां पे आएगा, और साथ में हमारा लिंक नॉमिनी, ये उसको प्रोवाइड करेंगे कौन? सीपीसीएसीए। जी हां, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल ऑफ सुपरविजन ऑन द एक्सपेरिमेंट्स इन एनिमल के मेंबर के थ्रू हमारे मेन नॉमिनी एंड लिंक नॉमिनी आएंगे। आईएएसी में हमारे टोटल मेंबर कितने होंगे, जरा याद करिएगा। एक हमारा चेयर पर्सन of the IAEC, साइंटिस्ट इंचार्ज ऑफ IAEC, दो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, एक वेटनेरियन एंड एक सोशली अवेयर हमारा पर्सन यहां पे होगा। तो जरा देखिएगा, बायोलॉजिस्ट, वेटनेरियन, सोशल वर्कर, हाँ जी, एडवोकेट जैसा कोई भी वर्ड हमारे IAEC के मेंबर में नहीं आता। तो चेयरमैन, साइंटिस्ट इंचार्ज ऑफ द एनिमल हाउस, टू साइंटिस्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल फील्ड, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड वेटनेरियन हमारे आएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। One of the following is not an essential commodity as per the Act 1955। Essential Commodity Act 1955 जो बनाया गया, उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसे सब्सटेंस को हैं जिनको essential commodities में नाम दिया गया। अब आज की डेट पे अगर बात करें, आप जीएसटी पे देखते होंगे तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें essential commodity कहलाती हैं, और उनपे जो जीएसटी है वो मिनिमम है, मींस 5% तक ही है। तो वो हमारे फूड है तो हमारे लिए essential है, तो उसमें बहुत ज्यादा जीएसटी नहीं आता है, इसीलिए वो 5% के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, यहां पे आप बात करो रॉ जूट, कॉटन टेक्सटाइल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हाँ जी, ये तीनों हमारे इसेंशियल कमोडिटीज में है। रॉ वूल, ये हमारा इसेंशियल कमोडिटी में नहीं आता है, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो फूड स्टफ्स हमारे इंक्लूड है, एडिबल ऑयल सीड्स, ऑयल्स हैं, आयरन एंड स्टील्स इंक्लूडेड है, पेपर्स, न्यूज प्रिंट, पेपर बोर्ड इंक्लूडेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रॉ कॉटन, रॉ जूट, कॉटन ग्रेंडेड, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन रॉ वूल नहीं है। Now the next and last question of today's session. Under New Drug Policy 1994 with National Drug Authority, the central government has the responsibility of granting license itself to the following। देखिए, इसमें अगर बात किया जाता है तो एक गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग की, अगर हम बात करते हैं अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस किसका दे सकता है? हमारे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, पैरेंटल प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल मैन्युफैक्चरिंग, होल ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल, बट सिरा एंड वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग आपके डीएनसी एक्ट में नहीं आती, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू ड्रग पॉलिसी 1994 के बेसिस पे लाइसेंस नहीं दे सकती है। सो सिरा एंड वैक्सीन यहां पे एक्सक्लूड किया गया है। सो दीज आर द previously in the 2012 ओडिशा ड्रग इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए 25 क्वेश्चंस। आई होप इनसे आपको एक आइडिया लगेगा, रिमार्क होगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे तैयार करना है फॉर द 2023 ओडिशा डीआई पेपर। फॉर्म तो आ चुका है, फॉर्म भर भी जा चुका है, पेपर आपका 23 में ये होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।